Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the second part of sexual reproduction in flowering plants. Class plus 2 biology. Stamens, microsporangium and pollen grain. Stamen होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और स्टेमन्स के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट. तो जो एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स. Figure 2.2a shows the two parts of typical stamen, the long and cylindrical stalk called filament and the terminal structure called anther. आप डायग्राम देख सकते हैं. जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट और जो टर्मिनल में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एंथर. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. जो इसका एंड होता है ना फिलामेंट का, वो फ्लावर्स के थैलेमस के साथ अटैच रहता है या फिर पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. किसी भी फ्लावर्स में कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स होंगे और उसके फिलामेंट की कितनी लेंथ होगी वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज. इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. अगर आप फ्लावर्स की कोई 10 स्पीसीज से कोई 10 फ्लावर्स लेते हैं और उसको अरेंज करके देखते हैं तो आपको उनके साइज में डिफरेंस पता चल जाएगा. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate द रेंज इन शेप एंड अटैच्ड ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स. आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करके उनके डायग्राम भी बना सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स में एंथर्स की अटैचमेंट को शो कर सकते हैं. ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थिका. दे आर डाइथिकस. सभी फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में आते हैं. एंजियोस्पर्म में एंथर बाइलोब्ड होते हैं और हर लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथिकस. आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एंथर है और ये बाइलोब्ड. एक लोब हमें बाहर से दिख रहा है और एक यहाँ से देख सकते हो आप, इसके पीछे को है और इसको बोलेंगे फर्स्ट लोब और सेकंड लोब. और हर लोब में 2 थीका होते हैं. जैसे फर्स्ट इस वाले लोब में देखो आप फर्स्ट और सेकंड थीका. जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको ये है थीका फर्स्ट सेकंड और दूसरे वाले में ये फर्स्ट और सेकंड. तो टोटल कितने हो गए 2 लोब और 4 थीका. कितने हो गए 2 लोब और 4 थीका. ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका. अब आप एक लोब में देख सकते हैं ये होती है एक ग्रूव और जो कि इसको 2 थीका में डिवाइड करती है. Let us understand the various types of tissue and their organization in transverse section of anther. तो हम फिगर 2.3 में ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं एंथर का और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उनमें अलग अलग टाइप्स के जो टिश्यू होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है. द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. एंथर के बाइलोब्ड नेचर में और एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 sporangia located at the corner, each in one lobe. Anther four-sided tetragonal structure होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके कॉर्नर पे दिखते हैं. हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे. आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक लोब है, इसके इस साइड को ये पूरा एक लोब है और ये जो है वो दूसरा लोब होगा और इसमें जो है वो एक लोब में 2 थीका होते हैं. ये देख सकते हो 1 2 3 4. तो ये 4 कोने पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो अटैच हैं. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करके पोलन सैक बनाते हैं. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन. पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स पैक रहते हैं. Structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो वो सर्कुलर दिखेगा.
It is generally surrounded by 4 ball layers: the epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. माइक्रोस्पोरेंजियम के सराउंड 4 लेयर्स होती है: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम. द आउटर 3 वॉल्स लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. जो बाहर की 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, वो प्रोटेक्शन का काम करती है. एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन. और वो एंथर की हेल्प करती है डेहिसेंस होने में, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर सके. द इनरमोस्ट लेयर्स इज द टैपेटम. जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टेपटम. इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. जो स्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं, ये उसको न्यूट्रिशन देती है. सेल्स ऑफ द टेपटम possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. टेपटम के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कि सेल का लिक्विड पार्ट होता है, वो गाढ़ा होता है, डेंस होता है. एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. और उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है. फिगर बी में आप माइक्रोस्पोरेंजियम की डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, लास्ट वन इज टेपटम. तो आप देख सकते हैं टेपटम जो है वो इनरमोस्ट लेयर होती है और ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. और ये जो बाहर की 3 लेयर्स होती है ये प्रोटेक्शन में काम करती है और पोलन ग्रेन्स को डेहिसेंस होने में हेल्प करती है. आप फिगर सी में देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन है और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो इन्होंने बाहर आना होता है. तो इसके लिए ये जो 3 वॉल्स लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये इसकी बाहर आने में हेल्प करती है. व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. जब एंथर यंग होते हैं तो सेम तरह के सेल्स जिनको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू कहते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में अपीयर होते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है. एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगो म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. जैसे ही एंथर डेवलप होते हैं तो जो स्पोरोजेनियस टिश्यू के जो सेल होते हैं उनमें म्यूटिक डिवीजन होती है और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं. अब जो स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड और उनमें होती है म्योसिस. तो आपको पता है म्योसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, जिनमें क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस टू हाफ, जिनमें क्रोमोसोमल नंबर जो है वो हाफ ही रह जाता है. तो जो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें म्योसिस डिवीजन हुई है. एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड. स्पोरोजेनियस टिश्यू का जो हर सेल होगा उससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. उनमें हर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू म्योसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है म्योसिस डिवीजन के थ्रू, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells microspore tetrad. जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो 4 सेल्स के क्लस्टर में एक साथ रहेंगे, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड. As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. जैसे ही एंथर मैच्योर होंगे, एंड डिहाइड्रेट का मतलब सूखेंगे, तो जो माइक्रोस्पोर क्लस्टर की फॉर्म में थे वो सेपरेट होकर पोलन ग्रेन्स को डेवलप करेंगे. इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ एंथर. हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनेंगे और जब एंथर की डाइसेंस होगी तो वो रिलीज हो जाएंगे. पोलन ग्रेन्स. द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होते हैं. इफ यू टच द ओपनड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर्स, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers.
अगर आप हिबिस्कस के एंथर या किसी भी फ्लावर्स के एंथर को टच करते हैं तो आपकी उंगली के ऊपर येलोइश पाउडरी टाइप के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड्स एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। एक ग्लास स्लाइड पे कुछ ड्रॉप्स जो है वो पानी की डाल के उसमें वो जो पोलन ग्रेन्स है उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स लाइक उनका साइज, शेप, कलर्स, डिजाइन को देख के आप हैरान हो जाओगे। पोलन ग्रेन्स आर जनरली spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. पोलन ग्रेन ज़्यादातर स्फेरिकल होते हैं और उनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। It has a prominent two-layered wall. The hard outer layer called exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. पोलन ग्रेन्स की जो वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है। जो बाहर की हार्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। स्पोरोपोलेनिन पे हाई टेम्परेचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नॉन। कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। Pollen grains exine has prominent aperture called germ pole. पोलन ग्रेन्स की जो बाहरी लेयर होती है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं वहाँ पर एक छोटा सा एपर्चर होता है जिसको बोलते हैं जर्म पोल्स। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है। पोलन ग्रेन्स आर वेरी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। पोलन ग्रेन एज ए फॉसिल भी प्रिजर्व हो सकता है क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है जो कि काफ़ी टफ होता है। द एक्साइन एक्सहिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। एक्साइन का जो डिज़ाइन और पैटर्न होता है वो देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। पोलन ग्रेन की जो अंदर की वॉल होती है जिसको हम इंटाइन बोलते हैं। इट इज़ ए थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टन। ये एक थिन लेयर होती है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सभी सेल में सेम होती है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसके 2 सेल बन जाते हैं, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ abundant फूड रिजर्व एंड लार्ज irregularly शेप्ड न्यूक्लियस। आप फिगर में देख सकते हैं ये है वेजिटेटिव सेल्स और ये है जनरेटिव सेल। पहले इसका एक सेल था जो डिवाइड होकर 2 सेल बन गए इसके, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल और नेक्स्ट इज जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है और इसमें रिजर्व फूड होता है और जो इसके न्यूक्लियस की शेप होती है वो इरेगुलर होती है। जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और जो वेजिटेटिव सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये फ्लोट करता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज पे बिखर जाते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड 3 सेल्ड स्टेज। और जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है उनमें जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन से और जिससे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं पोलन ग्रेन्स के बिखरने से पहले। तो इसलिए ये 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है। कुछ स्पीसीज में ये 2 सेल्ड स्टेज पे बिखर जाते हैं और कुछ स्पीसीज में ये 3 सेल्ड स्टेज पे बिखरते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सर्व एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, ब्रोंकिटिस एटसेट्रा।
पोलन ग्रेन्स की कुछ स्पीसीज से एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस मीन्स ब्रोंकाई में स्वेलिंग हो जाती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिस वजह से अस्थमा और ब्रोंकिटिस की संभावनाएं बढ़ जाती है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास that came into India as a contaminant with important wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के सीड से एलर्जी की संभावनाएं ज़्यादा होती है और ये इंडिया में तब इंट्रोड्यूस हुए जब वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था, मतलब वीट को लाया जा रहा था। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। आजकल ये फैशन हो गया है, पोलन टैबलेट्स को एज ए फूड सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्री में लार्ज नंबर में पोलन प्रोडक्ट्स लाइक टैबलेट्स और सिरप जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पोलन कंजप्शन से ये दावा किया गया है कि जो एथलीट और रेस के घोड़े होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। When once they shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। जब एक बार पोलन ग्रेन बिखर जाते हैं तो उनको स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना ही होता है, नहीं तो वो अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले ही। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? कितने टाइम तक पोलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी को संभाले रखते हैं? ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity। पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। कुछ सीरियल्स प्लांट जैसे कि राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन्स रिलीज के बाद केवल 30 मिनट में ही अपनी वायबिलिटी को खो देते हैं। And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for months। और Rosaceae, Leguminaceae और Solanaceae के जो कुछ members होते हैं उनमें वो 1 month तक अपनी viability नहीं खोते। You may have heard of strong semens, sperm or many animals including humans for artificial insemination। आपने artificial insemination के बारे में सुना होगा कि एनिमल्स और ह्यूमंस में सीमन्स और स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको हम कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग पैटर्न। ऐसे स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स के लिए हम पोलन बैंक्स का यूज करते हैं, जिस तरह क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड को स्टोर करने के लिए सीड बैंक का यूज किया जाता है।